स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ईपीएस का आज चैप्टर फर्स्ट, डे टू। फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड डे है आज। डेट आप लोग जो भी जिस डेट में पढ़ रहे हैं ये मेंशन कर लीजिएगा, बिकॉज ये लेक्चर यूट्यूब पर आप सबके लिए कॉन्टिन्यूअस वे में अवेलेबल होगा। तो जिस दिन आप पढ़ रहे होंगे उस दिन का डेट डाल देंगे। एंड जैसा कि हमने पहले ही कहा है, इस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, सिट विथ पेन एंड पेपर, पेन एंड नोटबुक के साथ पढ़िएगा। और अगर बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्क हम देते हैं तो आप उसको जरूर से करेंगे, जैसे आज भी देंगे हम कई सारे वर्क। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे आज का लेक्चर हम लोग। देखिए, ऑन्टरप्रेन्योर से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑन्टरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट चूंकि अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कशन होना इस चैप्टर का मेन पार्ट है, बट बिफोर दैट हम लोग ये समझ लें कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, कौन सा काम आना चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए, है ना। आज का टॉपिक जो हमारा है वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर बेस्ड है। एंटरप्रेन्योर के बारे में हम आज दो मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, चाहता है कि कुछ स्टैब्लिश करे, कोई इंटरप्राइज सेटअप करे, ओला और उबर जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करे, ओयो या फिर इस तरीके से और भी कोई डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे। आप जितने भी आप जिधर भी नजर घुमाओगे ना तो आपको क्या दिखेगा? इंटरप्राइज दिखेंगे, न्यूली स्टैब्लिश्ड इंटरप्राइज। कौन कर रहा है? आज का यंग ब्लड, आज का यूथ, जिसे हम ऐसे लोग जो किसी ना किसी इंटरप्राइज को स्टैब्लिश करते हैं उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमको भी एंटरप्रेन्योर बनना है। कैसे बनेंगे? क्या एंटरप्रेन्योर जन्म लेता है, इनबॉर्न क्वालिटी होती है उसके अंदर, या फिर एंटरप्रेन्योर जो है वो सीख करके भी बन सकता है? तो देखिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि इनबॉर्न ही टैलेंटेड हो। यू कैन अक्वायर दैट टैलेंट ऑल्सो। कुछ चीजें तो इन्वायरमेंट में रहते हुए मिल जाती हैं, जैसे कि अगर आप एक बिजनेस फैमिली में जन्म लिया है आपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्सपोजर ऐसा होता है, आप हर दिन बिजनेस प्रोसेस को होते हुए देखते हो, तो आपका माइंड वैसे ही खुला हुआ होता है। इसके बारे में किस मामले में? इस मामले में कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें। इस मामले में आपका बिजनेस दिमाग जो है ना वो बिजनेस की तरफ जो है वो फास्ट वर्क करेगा, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन born एंड ब्रॉट अप इन अ बिजनेस फैमिली। तो ये तो एक इनबॉर्न क्वालिटीज है, तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पैदा होता है तो वो एंटरप्रेन्योर ही बनेगा। नहीं, लेकिन हाँ उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि वो एंटरप्रेन्योर बनने का उसके अंदर पॉसिबिलिटीज होगा। बट अब हम बात करेंगे कि भाई अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, वी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज आ जानी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टर्स डेवलप करने हैं हम, कौन कौन सा कैरेक्टर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। पहले तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें हम बात करेंगे कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं हम, तो फिर हमको कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो इन्हीं दो मैटर्स पे बेस्ड है। कौन से दो मैटर पे बेस्ड है? एक तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फंक्शन क्या है किसका? एंटरप्रेन्योर का। तो चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो कैरेक्टर एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, तो याद रखिए कि एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्किंग होना है। ये ना समझें कि आपने करोड़ों का बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया तो करोड़ का बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले लोग बड़े चैन और आराम से रहते हैं। नहीं, एंटरप्रेन्योर इजी जॉब नहीं है। इट्स अ 24/7 जॉब। यस, यू हर्ड इट राइट। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहना होगा, कुछ ना कुछ काम करते रहना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जो है ना कुछ स्मॉल ही सही स्टेप्स लेता रहता है। एक ऐसे पर्सन, अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो ही शुड बी विलिंग टू वर्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डे। एक एंटरप्रेन्योर का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, मतलब बेसिकली उन्होंने ट्विटर पे लिखा हुआ था अपने बारे में कि ओ आज फ्राइडे है। पता ही नहीं लगता यार कब फ्राइडे और कब संडे आ जाता है। वी डोंट रियलाइज कि कब वीकेंड आ गया, कब वीकडेज चल रहा है। मतलब उनके लिए ना सारा दिन एक जैसा है। व्हाई? व्हाट डज दिस इंडिकेट?
ये जो ये जो वर्ड है उस एंटरप्रेन्योर का क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये कि उनका शेड्यूल ऐसा है कि उनको ये तक सोचने का फुर्सत नहीं है कि आज दिन कौन सा है ना, आज ऑफ लेना है कि नहीं लेना है। सो सोच सोच लें कि अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहा है, ही शुड रियली रियली बी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। आ रही बात समझ में? नंबर 2, पहला तो आपने समझ लिया, हार्ड वर्किंग होना जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए। हो सकता है दिन में 18-18 घंटे काम करना पड़े, 20-20 घंटे काम करना पड़े, हो सकता है कई बार आपको अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी। सो इफ यू वांट टू बिकम दैट यू हैव टू डू इट। नाउ सेकंड जो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए वो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। अब ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल क्या है? क्या है ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल? देखिए, एक इंटरप्राइज को चलाने का मतलब क्या है? एक इंटरप्राइज को चलाने का मतलब है मेन, मटेरियल, मनी, मशीन, इन 4 M को यूटिलाइज करना इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन 4 रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना होगा। किसको? एंटरप्रेन्योर को। अच्छा, तो कैसे कर पाएगा वो? इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक खास स्किल होना चाहिए जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल। कब कौन सा काम किस पर्सन से लेना है, किस तरीके से लेना है, ही मस्ट बी नोइंग दैट, उसको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्क हैं, कितने डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए, कौन सा वर्क किस इंडिविजुअल को हैंड ओवर करना चाहिए, एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे सेटअप की जाएंगी, ये सारा माइंड वर्क करना चाहिए। उस एंटरप्रेनर का माइंड इतना शार्प हो कि वो इन सारे रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज कर सके, यानी इन शॉर्ट उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्किल होनी चाहिए। आगे चलेंगे तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए वो है फोरसाइटेड, दूरंदेश। क्या मतलब है दूरंदेश का? भाई, हम बैठे हैं आज में, 10 साल बाद क्या होगा वो विजन रखते हैं, आगे क्या होने वाला है ये सोच के आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? हम एक बिजनेस, अगर आप देखोगे आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज विच जो कि स्टैब्लिश हुई हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में उठा करके देखो, बहुत सारी कंपनीज आपको लॉस में दिखेंगी। अरे, बिजनेस और लॉस में? बिजनेस तो लॉस में चलेगा नहीं। एक इंटरप्राइज इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे लॉस में चलता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर के लिए सेटअप किया गया, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेटअप किया गया। आगे क्या बदलाव होने वाला है, कौन कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम आने वाले हैं, उसको सॉल्व करने के लिए उस इंटरप्राइज को स्टैब्लिश किया गया। तो जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो क्या होना चाहिए? दूरंदेश होना चाहिए। ही शुड बी अ फ्यूचर विजुअलाइजर, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, जितना एक्यूरेसी के साथ हो सके उसको फ्यूचर दिखता हो कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या चेंजेस होने वाला है, लोगों के सामने कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम आने वाले हैं, किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एंड ऑल दैट। नंबर 4 क्वालिटीज जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। अब बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ आता है आपको, बट अगर आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो फिर आप सब जगह स्ट्रगल करोगे। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू विल स्ट्रगल अ लॉट। कैसे? कम्युनिकेट करना आने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए, कोई भी काम आप ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे तो वो विदाउट कम्युनिकेशन तो पॉसिबल होगा नहीं, नहीं होगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो क्लाइंट से डील करना है, एम्प्लॉइज से डील करना है, अपने पार्टनर से डील करना है, बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने हैं, मीडिया से बात करनी है, इन ऑल एरियाज यू मस्ट बी एबल टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपको अपनी बातें अच्छे से रखनी आनी चाहिए, अपने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना जरूरी है, किसके लिए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आगे चलिए, एक और क्वालिटीज जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट ऑफ चेंज एंड लव्स न्यू आइडियाज। भाई, क्या मतलब है इसका? मतलब वो कैटलिस्ट ऑफ चेंज, मतलब वो चेंज को पसंद करने वाला हो, चेंज बदलाव को उसको पसंद करता हो, और साथ ही साथ ना केवल बदलाव पसंद करता हो, उसे नए आइडियाज भी बहुत पसंद हो, नए फ्यूचर विजन पे वर्क कर रहा हो।
एक पर्सन है, उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया, क्या भाई, वो मूवीज बना रहा है, एनिमेशन मूवीज, एनिमेटेड मूवीज बनाने के लिए, यानी कोई स्टार कास्ट नहीं करेगा, बस लोग बैठ करके कंप्यूटर स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए मूवीज डेवलप करेंगे एंड दे विल सेल इट अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने देख लिया कि टेक्नोलॉजी अब आज के डेट में उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब आप अपने आइडियाज को मूवीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो बाय सेटिंग ऑन द डेस्कटॉप। मतलब मतलब लोग अब फ्यूचर मूवीज बैठ करके देखेंगे तो टॉप क्लास की मूवीज, टॉप क्लास की। आप अभी रिसेंट में आया होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज को, है ना? क्या था वो भाई? कार्टूनिस्ट टाइप की मूवीज, बट क्वालिटी, वीएफएक्स, जबरदस्त लेवल। तो ही मस्ट बी ए कैटलिस्ट ऑफ चेंज। एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो सोसाइटी को बेहतर करना, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो कैसे करेंगे, सोसाइटी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस पे आपका नजर होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। कोई चीज ठान लें तो उसको करके दिखाएं। ये डिटर्मिनेशन और ये कमिटमेंट होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर अपना नया इंटरप्राइजेस बिल्ड करता ही है इसी लेवल पे कि उसके अंदर भूख होती है, नहीं रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व ना कर ले, इंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश ना कर ले, रुकना नहीं है। ही मस्ट बी डिटरमिन्ड, ही मस्ट बी कमिटेड। नेक्स्ट क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब जिम्मेदारी को उठाने वाला होना चाहिए। एक टास्क अगर उसने ठान लिया है कि ये वर्क होना है तो होना है, काम कब होना है, कैसे होना, किन से लेना है, ये सब उसको ऐसे एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्सेप्ट करना चाहिए। ही मस्ट एक्ट लाइक एन ऑनर। जैसे मालिक कैसे काम करता है ना, मालिक कैसे करता है, मालिक देखिए, जॉब एंड ओनरशिप यही फर्क है। अगर कोई बिजनेस आपका है तो यू विल गिव इट फुल, लेकिन अगर कोई बिजनेस आपका नहीं है, यू आर जस्ट एम्प्लॉय देयर, जस्ट एन एम्प्लॉय देयर, आप एक सिर्फ एम्प्लॉयज के तौर पे काम कर रहे हो, तो यू विल जस्ट वॉच योर टाइम एंड काम बस हो जाए, टाइम हो गया, काम खत्म। काम हो ना हो, ओनर का उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हैं, आप एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट फुल्ली नहीं रह सकते। इवन आफ्टर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट लास्ट। कौन सा काम बच गया, कौन सा काम नहीं हो पा रहा है, उन सबको आपको टेकअप करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा और अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, नहीं। एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसके अंदर उसकी कॉन्फिडेंस ही उसका हॉलमार्क है। सामने वाले को पता है, सामने वाले लोग 10 तरह की बात बोलेंगे, अच्छा ये बिजनेस करने जा रहा, फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप नहीं, कॉन्फिडेंट है, देखेंगे जो होगा। साउथ का एक डेयरी फार्म का ओनर है, उसने दो बार डेयरी फार्म को एस्टेब्लिश करने में वो फेल हुआ, इवन बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया। अब आप सोचो क्या करेंगे वो लोग, लेकिन उसने ठान रखा था नहीं करना है। और आज के डेट में साउथ की बड़ी बहुत बड़ी डेयरी फार्म है वो, बहुत बड़ी डेयरी इंडस्ट्रीज का मालिक है वो, सीईओ, करोड़ों का ट्रांजैक्शन और टर्नओवर डेली का है उनका। तो कॉन्फिडेंस, भाई फेल हुए कोई बात नहीं, फेलियर इज जस्ट ए स्टेप टू सक्सेस। वो फेलियर को फेलियर नहीं मानते कि चलो लॉस हो गया, खत्म हो गया, बंद करो, नहीं। वो देखते हैं कि लॉस हुआ, फेल किए, कहाँ फेल किए, क्या चैलेंजेस था, क्या प्रॉब्लम था जो हम सॉल्व नहीं कर पाए, इंप्रूव करते हैं एंड गो अहेड और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर अचीवमेंट। फोकस रखते हैं कि उन्हें अचीव करना है, क्या अचीव करना है, जो सोचा है उन्होंने। एंटरप्रेन्योर का अपना खुद का अचीवमेंट पहले से फिक्स होता है, गोल फिक्स्ड होता है हर दिन का, और हर दिन का टास्क वो कंप्लीट करते हैं। एक तो डेली का टास्क कंप्लीट करना, वीकडेज का टास्क कंप्लीट करना, और फिर अपने उस बड़े से गोल, बड़ा सा जो उसका विजन फिक्स करा है उसने, उसके लिए हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं। अचीव करने का, अचीवमेंट हासिल करने का उनके अंदर भूख होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अब ये क्या है? अब देखिए, एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, अडेप्टेबल होना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। रिजिड नहीं होता एंटरप्रेन्योर, नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं होता। एक एंटरप्रेन्योर सोच रहा है कि नहीं भाई, कोई काम हम जैसे सोच रहे थे
उससे बेटर ढंग से कोई और कर रहा है और उससे बेटर ढंग से कोई एक काम हो सकता है, तो वो ये नहीं सोचता कि हमने एक बार पहले डिसाइड कर दिया तो ऐसे ही होना है। नो, ही चेंजेस इट, अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो डिमांड करता है उसके साथ अपने अंदर तब्दीली लाता है और फिर वर्क को करता है। तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, एनवायरमेंट को, चेंजिंग सरकमस्टांसेस को समझते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली ला सके और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सके, ऐसा होना चाहिए। क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड, नया सोचने वाला। एक एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है, वहां पे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, अपने अपने बिजनेस आइडियाज को लेकर के वहां पे शेयर करते हैं। एंड ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप समिट में अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट को अटेंड करने वाले एक एंटरप्रेन्योर का एक क्लिप छोटा सा हम वायरल था, हम उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। उसने कहा, ही इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नाउ। उसने कहा कि अभी तो हमने बिजनेस स्टैब्लिश किया है एट द एज ऑफ 28, 27 और 28, बट यू नो, आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर सिंस माई चाइल्डहुड। लोग सरप्राइज होंगे, भाई चाइल्डहुड से कैसे था? तो उसने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था ना, तो स्कूल में सारे बच्चे आते थे, मैं भी जाता था। थम्स अप का जो कैप होता है, कैप, थम्स अप, कोका कोला, ये सारा कैप, राइट? तो सारे बच्चे वो कैप लेके आते थे। अक्सर उस टाइम पे लोग ना ये कैप वगैरह जमा करते थे और बहुत चाव से रखते थे उसको। और इनफैक्ट जिसके पास ज्यादा होता था उसको कहा जाता था कि वाह, मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे कि आज भी हम कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करते हैं, तो वो भी सही था। तो क्या कलेक्शन भाई, ये जो अपना स्टोरी सुना, उसने कहा कि मेरे पास बस दो तीन ही पीस थे। और मैंने सोचा कि भाई सबके पास, किसी के पास 10 पीस है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 20 पीस है। ये घर गया, अगले दिन इसने क्या किया, नेक्स्ट डे जब ये आया, तो इसने अपने जो थम्सअप का जो ऊपर का जो ढक्कन था ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से पेंट वेंट कर रखा था और खूबसूरत और डिफरेंट बना रखा था, और सब यूनिक एक तरह का बना रखा था। और जब स्कूल में गया, दिखाया, तो सारे के सारे जो बच्चे थे वो सरप्राइज्ड। कहा कि वाह, कहाँ से मिला? मतलब बच्चों को लग रहा है इसने कहीं यूनिक खरीद के लाया है। और जबकि इसने क्या किया था, उसको जस्ट पेंट वेंट किया था, अच्छा सा खूबसूरत सा अपना आर्ट डिजाइन करा था। तो उसने कहा यहाँ नहीं मिलता, ये बाहर से मिलता है, फॉरेन से, यहाँ नहीं मिलता है, इट्स नॉट इजी टू मेक। तो कहा लो, दो ना, दो ना, बढ़िया है, अच्छा दो। तो उसने कहा ठीक है, 5 पीस दो, एक पीस ले लो। तो सारे बच्चों से 5 पीस लेके इसने एक पीस को दिया। कहा कि ये देखो, ये यही था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना चाहिए। आज के डेट में आप देखते होंगे, मतलब अब जूस बनाने वाले लोग जूस बना रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन खोल करके बैठा हुआ है, छोटा छोटा अपना आउटलेट खोल रहा है, जिसमें वो क्या है, फ्रेश जूस। फ्रेश जूस, एक तो लोग पैकेट में, बॉटल में बना बना के बेच रहे हैं, उसको आइडिया है कि नहीं भाई फ्रेश जूस बेचना है, डाल दिया अपना फ्रेंचाइज, बिल्ड करा एक मॉडल, पसंद आया लोगों को, गया था, मशीन मशीन देख के आया। एंटरप्रेन्योर लोग तो थोड़ा ट्रैवल बहुत करते हैं, ट्रैवल करते हैं तो उनका माइंड भी खुलता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से दिमाग खुलता है। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एक एंटरप्रेन्योर को सबसे जरूरी करना चाहिए। खैर, एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, है ना, क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, और कुछ इनोवेट करने का पावर होना चाहिए, कुछ नया बना सके। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर उसी को कहते हैं जो इनोवेटिव भी हो, क्रिएटिव भी हो। फिर आ जाइए, नीड ऑफ फॉर ऑटोनॉमी। देखो, अगर आपका माइंडसेट ऐसा ही, किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकते, तो एक क्वालिटी है आपके अंदर, दैट इज दैट यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब ये मत समझना कि किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो तो सारे के अंदर यही क्वालिटी है कि एंटरप्रेन्योर ही बनने का। नहीं, अगर वो क्रिएटिव माइंडसेट का है, इनोवेटिव है, हर वो स्किल है उसके अंदर, और एक खास भी हो, किसी के अंदर रह के काम नहीं कर सकता, नहीं आता उसको, प्रेशर हैंडल करना, दूसरों का सुनना नहीं आता, he wants to do his own। समझ जाओ कौन सा क्वालिटी है ये, एक एंटरप्रेन्योर बनने का क्वालिटी है। फिर देखिए, एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है, बेहतरी चाहता है, सबका सबका भला हो। एलन मस्क ने कहा कि चलो सबको मार्स पे ले जाएंगे, दुनिया हैबिटेबल नहीं रहेगी, एलियन अटैक होंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तब तो लोग मार्स पे ही जाकर मार्स पे जाएंगे तभी बच पाएंगे। और उस समय के लिए वो प्लान कर रहा है क्या भाई, तो स्पेस सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, स्पेस टूरिज्म और ट्रैवल के ऊपर वर्क कर रहा है। क्या सोच रहा है, दूर का सोच रहा है। उसके विजन में, वो एक क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर है, उसके विजन में ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आएगा जब पीपल ऑन द अर्थ विल फेस अ डिवास्टेटिव सिचुएशन, और उस समय इस प्लेस अर्थ को छोड़ करके जाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ह्यूमन के लिए। खैर, वेलफेयर फॉर ऑल, सबकी बेहतरी सोचने वाला हो, अपना सिर्फ फायदा ना सोचे। अब वो ये सोच रहा है कि अगर हम बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो 20 लोग मेरे अंडर में काम करेंगे, 20 घर चलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। आगे चलिए, लीडरशिप कैपेबिलिटी, लीड करने की खासियत होनी चाहिए उसको। सिचुएशन अगर टफ आए तो आगे बढ़ के हाथ संभालने वाला होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो टीम बिल्ड करता है, लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर। जो भी लोग उसके अंदर काम करते हैं ना, वो ये बात फील करते हैं दैट ही इज माई लीडर, ही लीड्स व्हेन द सिचुएशन गोज टफ। तो खुद को तो मोटिवेटेड करना ही करना है, अपने साथ साथ और लोगों को भी आगे बढ़ाना है। नाउ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, टफ टाइम जब आए तो वहां पर डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। अब ये ना हो कि कंफ्यूज हो जाए खुद ही, क्या करना है खुद ही नहीं पता लग रहा है, तो लीजिए बन गया आप एंटरप्रेन्योर फिर तो एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले सके, क्विक डिसीजन मेकर हो, राइट डिसीजन लेना आता हो, सही समय पे सही डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू के डाइवर्स, एक ओपिनियन के डाइवर्स व्यू पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे नजरिए को देखने वाला होना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स इवेलुएट करने वाला होना चाहिए। अगर एक चीज चूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो हर एक एक्टिविटी को स्क्रूटनाइज करने वाला होना चाहिए। एनालिटिकल माइंड कहते हैं जब हम चीजों को हर एक नजरिए से एनालाइज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज करेजियस और टैक्टफुल होना चाहिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए साहसी होना भी जरूरी है। जब सिचुएशन टफ आए, हो सकता है कि आपको किसी मिनिस्टर को फेस करना पड़े अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने, हो सकता है आपके ऊपर अननेसेसरी तरीके से कई सारे टफ सिचुएशंस डाल दिए जाएं, आपको अननेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज में उलझा के रखा जाए, आपके बिजनेस को बंद करने के लिए साजिशें चलने लग जाए, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इन शॉर्ट, अगर सिचुएशन टफ हो तो यू शुड बी एबल टू बी टैक्टफुल, डटे रहना, साहसी बने रहना, ऐसा होना चाहिए। रिस्क लेने से डरने वाला ना हो, चैलेंजिंग सिचुएशन आया, यू मस्ट बी एबल टू टेक रिस्क। हर बिजनेसमैन के साथ, कोई सा भी बिजनेस लो ना, रिस्क तो हर बिजनेस में है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले सके। जो लोग रिस्क कहते ही हैं, नो रिस्क नो गेन, बिजनेस का उसूल है, नो रिस्क नो गेन। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड फॉर सक्सेस, उसको बस अपना मिशन एक ही चीज दिख रहा हो, क्या, सक्सेस। और उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए सक्सेस का क्या मतलब, इंटरप्राइज स्टैब्लिश करना, इंटरप्राइज स्टैब्लिश कर लिया तो उसको ग्रो कराना, ग्रो कर लिया तो उसके नए ब्रांचेस ओपन करना, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना। ग्रोथ का तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, अपने एरिया में ग्रो करो, स्टेट लेवल पे ग्रोथ पे ले जाओ, कंट्री लेवल पे ले जाओ, नेशन लेवल पे ले जाओ, सो ऑन। ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव आउटलुक वाला हो, यानी खराब से खराब सिचुएशन से भी अच्छे लेसन्स निकाल ले, उत्साहित हो, इसको कहते हैं ना। दो तरह के लोग हैं, पेसिमिस्ट, उदास, हमेशा नेगेटिव सोचने वाले, और ऑप्टिमिस्ट मतलब टफ सिचुएशन इज गोइंग टफ, स्टिल ही इज थिंकिंग ब्राइट अबाउट द सिचुएशन, ऐसा हो। तो ये हो गया क्वालिटी किसके अंदर की, एक एंटरप्रेन्योर्स की। अब आइए, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर का कौन कौन सा फंक्शन है। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस करा था, तीन कैटेगरीज, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंक्शन।
एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेशन आना चाहिए। और इनोवेशन क्या है अच्छे से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा, और सिंस वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। रिस्क बियर करने वाला होना चाहिए। क्या मतलब है रिस्क बियर करने का? मतलब बिजनेस स्टैब्लिश करा है, लॉस भी हो सकता है, पूरा प्रॉपर्टी दाव पे लग सकता है, फिर भी लेंगे रिस्क। आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं, जस्ट लाइक द डेयरी मिल्क ओनर ऑफ द साउथ। साउथ के डेयरी मिल्क के मालिक का हम जो बता रहे हैं ना, डेयरी मिल ओनर के नाम, वो क्या रिस्क लिया ना उसने। दो बार, एक बार नहीं, दो बार इंसॉल्वेंट होना आसान नहीं है, स्टिल ही टुक द रिस्क। तो रिस्क बेयर करने वाला होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फंक्शन उसको आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इन इतने सारे फंक्शंस के लिए आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो क्या क्या है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला आ रहा है इनोवेशन। इनोवेशन के बारे में बात कर लो। इनोवेशन हम जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन कहते हैं किस चीज को? इनोवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू। कुछ नया बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू। कुछ भी नया क्रिएट कर लिया ना, दैट्स कॉल्ड इनोवेशन। नंबर टू, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज। आइडियाज अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए। ओ, बहुत सारे लोग बिजनेस, कोविड से पहले, कोविड आने वाला है, कोविड आने वाला है, बहुत सारे बिजनेसमैन अनसुना कर दिए, और बहुत सारे बिजनेस ओनर ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया कि भाई चाइना से लोग आ रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है, यहाँ भी फैलेगा। चाइना में लोग मास्क और सैनिटाइजर को यूज कॉमन हो रहा है, तो यहाँ भी इस चीज का डिमांड बढ़ेगा। दे स्टार्टेड एस्टैब्लिश द बिजनेस। और पता चला कोरोना आया, क्राइसिस, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, और लीजिए न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं। क्यों? आइडिया, जनरेशन ऑफ आइडिया, आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए। और आइडियाज कहाँ से आते हैं? विजन से आते हैं, दूरंदेशी से आते हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छा हो वहां से आते हैं। हम एजुकेशन लेते हैं तो हमें आइडियाज आते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं तो आइडियाज आते हैं, अलग अलग चीजों का एक्सपोजर मिलता है तो आइडियाज जनरेट होते हैं। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स भी हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह है। ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है आइडिया जनरेशन। फिर आइए स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। क्या मतलब है स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट का? देखिए यहाँ पे हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, इन पॉइंट्स चूंकि हमने कहा है कि अगर एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज आ रहा है, इसके अलावा आप बैठ करके ये तो वर्ड्स, ये तो पॉइंट्स है। जैसे अगर आ गया एग्जाम में ये एंटरप्रेन्योरशिप का, एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या फंक्शन है, तो ये सिर्फ पॉइंट्स है। इसके अंदर जो लिखना है, जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है? जिस किसी भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें, हिंदी में हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखें, है ना? तो इन शॉर्ट पॉइंट्स पे एक एक लाइन, दो दो लाइन का अपना नोट्स बनाएंगे आप लोग। जितने भी पॉइंट हमने ऊपर में जो डिस्कस करा, या फिर नीचे में जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इन्वायरमेंट स्कैन करने वाला होना चाहिए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना हो या अपने आप को थ्रेट से बचाना हो, इन सब के लिए इन्वायरमेंट को स्कैन करना जरूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहना जरूरी है। तो एक बार अगर आइडियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो अगली बार ये देखना जरूरी है कि भाई जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, जो टेक्निकल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं, ये सब के सब आपके स्टार्ट करने वाले बिजनेस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, ये आपको पहले से समझना होगा। क्या चीज, क्या सिनेरियो चेंज होगा तो क्या बिजनेस पे असर पड़ेगा। जो जितना बेटर तरीके से एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाता है ना, वो उतना अच्छा बड़ा, उतना बेटर एंटरप्रेन्योर बनता है। फिर अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी। अब हर प्रोजेक्ट जो है ना, वो फिजिबल नहीं होता, हर प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होता। तो सवाल ये है कि अगर आपको एक लग रहा है कि इस एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज आपने जिसके बारे में सोचा है, और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सेटअप किया जा सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का चांसेस है,
तो फिर आपको उसकी उस प्रोजेक्ट की क्या करनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। और फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए कई सारी फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको देखना पड़ेगा उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को, इकोनॉमिकली वो प्रोजेक्ट कैसा है। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखनी होगी, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोजेक्ट कैसा है ना। तो देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चेकिंग द फिजिबिलिटी स्टडी। तो एक आइडिया अगर आपके माइंड में आ गया कि हाँ आपने सोच रखा है कि हमको ये बिजनेस करना है या कोई एक पर्टिकुलर चीज सेटअप करना है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है आपने सोच लिया। अब उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए आपको ये देखना है ना कि इकोनॉमिकली वो प्रोजेक्ट सही रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रॉफिट में जाओगे कि नहीं जाओगे, प्रॉफिट में जाओगे तो कितने साल में जाओगे, इन्वेस्टर्स जो जुड़ेंगे उनको कितना रिटर्न दे पाओगे। फिर देखना होगा कि जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने वाले उस टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ना। बहुत सारी चीजें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में एनालाइज करनी पड़ेगी। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद फिजिबिलिटी स्टडी देखा जाता है प्रोजेक्ट आइडिया। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर आपका प्रोजेक्ट फिजिबल नजर आ गया कि हाँ इसमें आपको लगा कि कोई नया सेक्टर है जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है, जैसे आज के डेट में बहुत सारी चीजें चेंज कर रही है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, और बहुत तेजी से चेंज कर रही है, सिनेरियो काफी बदल रहा है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने आप में चेंजेस कर रही हैं। तो अब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपने सक्सेसफुली चूज करा है, सोच लिया कि हाँ एक सर्टेन प्रोजेक्ट है जिसको आपको अंडरटेक करना चाहिए बिजनेस के लिए, लेट अस टेक एनी एग्जांपल, कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई क्यों ना हम एक ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहां पे हम लोकल लेवल पे गुड क्वालिटी क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे एंड ऑनलाइन अक्रॉस द कंट्री नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड सेल करेंगे। आप छोटे से गांव में बैठ के भी ये सोच सकते, पॉसिबल, हाँ, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा उसकी फिजिबिलिटी स्टडी, कि आपके पास फंड कहाँ से आएगा, वो प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ये सब स्टडी करना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। फिर अगर फिजिबिलिटी स्टडी में वो पास हो गया आपका प्रोजेक्ट, तो फिर आप उसके लिए प्लान बनाओगे, बिजनेस प्लान, कि कितने मशीन से कितने एरिया में अपना प्लांट सेटअप करोगे, कितने मजदूर से अपना बिजनेस शुरू करोगे, एंड देन हाउ विल यू मूव इन द फ्यूचर। ये सब कुछ आपको अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डेवलप करना पड़ेगा। फिर आ जाइए रिस्क बियरिंग, ऑन्टरप्रेनर को रिस्क लेना पड़ेगा। एवरी बिजनेस हैज रिस्क ऑफ टाइम एंड मनी। जितने भी बिजनेसेस हैं, पैसे जा सकते हैं, वक्त जाएगा पैसा भी जाएगा, दोनों जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योर को अपने नए आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए इस सारे रिस्क लेने पड़ेंगे। और ये रिस्क आप इसको, बहुत सारे रिस्क तो ऐसे होते हैं कि जो आप जिसका आप इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। अगर नया आइडिया फेल कर गया तो सारा का सारा लॉस किसका, एंटरप्रेन्योर का, सब लॉस उसका। तो रिस्क बियरिंग जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। फंड्स मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, फंड मैनेज करना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि उसको फंड मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। ही मस्ट बी वेरी गुड एट फाइनेंस। जो फाइनेंस जो है ना वो लाइफ ब्लड बोला जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है। तो अगर आप फाइनेंस क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चला ही नहीं सकते। आपके पास अच्छे इंप्लॉयज नहीं टिकेंगे, आप रिसोर्सेज सही से अरेंज नहीं कर पाओगे, यू विल बी स्ट्रगलिंग इन एवरीडे एनवायरमेंट, एवरीडे सिचुएशन। तो फंड मैनेज करना आना चाहिए। फर्दर, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, मशीन्स और मटेरियल्स प्रोक्यूरमेंट आना चाहिए आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे, तो करना क्या होगा आपको, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, किस तरीके से रॉ मटेरियल का सिलेक्शन होगा, ऑल दीज क्वालिटीज यू शुड बी नोइंग। आपको अपने कॉम्पिटिटर की रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फिर मशीन्स का प्रोक्योरमेंट देखना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लो, एक वहां उसमें मशीन खरीदने जाओगे तो ढेर सैकड़ों तरह की मशीनें आपको दिखेंगी। तो बेस्ट मशीन कौन होगा, उसके टेक्निकल डिटेल्स आपको जानने होंगे, उसकी कैपेसिटी जाननी होगी, उसकी वारंटी जाननी होगी, आफ्टर सेल सर्विसेज जानना होगा। और इन सारे मैटर्स को ध्यान में रखते हुए तब डिसीजन लेना पड़ेगा।
इसके अलावा मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट रिसर्च नहीं करोगे तो या तो आप पहले फ्रंट पे फॉल फेल कर जाओगे। भाई कपड़े का, रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करना है तो आपको मार्केट तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, लेटेस्ट ट्रेंड जानना पड़ेगा। कस्टमर्स का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेटेस्ट क्या चीजें हैं जो फैशन में है अभी, क्या चीजें हैं जो कस्टमर को पसंद आ रही हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट को अगर बनाएंगे तो वो कितना प्राइस तक जाना चाहिए, ये भी डिस्कवर करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट को लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी और उसकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हर एक चीजों में मार्केटिंग टूल्स यानी रिसर्च टूल इस्तेमाल होगा। मार्केट रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। फिर उसके बाद अगर आप इन सब चीजों में तय कर चुके हो तो फिर ये देखोगे कि आप क्या किस तरह का इंटरप्राइजेस फॉर्म करोगे। अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, पार्टनरशिप बनाओगे, एलएलपी फॉर्म करोगे, कंपनी फॉर्म करोगे, या किसी और तरह का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करोगे। 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप एक इंडस्ट्रीज, आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अकेले करोगे तो सोल प्रोप्राइटर पार्टनर को लेकर करोगे, पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटीज फिक्स करके चलोगे तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करोगे और बड़ा सोचे तो फिर कंपनीज फॉर्म करोगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका एंटरप्राइज का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा। मैन पावर को मैनेज करना होगा, सबसे टफ टास्क, सबसे टफ टास्क। क्या मैनेज करना है? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। इससे टफ कोई काम नहीं। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली आपको एस्टिमेट करना होगा कि हमको कितने बंदे चाहिए और किस क्वालिटी के चाहिए, किस लेवल के चाहिए। और फिर उस लेवल के उतने टैलेंटेड बंदे आपको हायर करने होंगे, ढूंढना होगा, उनको सही पोजीशन पे आप अपॉइंट करना होगा, उनसे सही तरीके से काम लेना होगा। इसके लिए आप सिलेक्शन प्रोसीजर बनाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद आप उनको राइट अमाउंट ऑफ सैलरीज और वेजेस प्रोवाइड करोगे। उसके उनके डेवलपमेंट क्या, वो करियर में आगे भी तो बढ़ेगा, तो उनके डेवलपमेंट का प्लानिंग करके चलोगे। इंटायर थिंग यू विल हैव टू डू, जिसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्पेशल मैनेजर का सर्विस भी ले सकते हो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर पैसा है तो यू विल हायर एन एक्सपर्ट, फाइनेंस के लिए अलग एक्सपर्ट, और क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए अलग एक्सपर्ट, एंड यू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी। टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल एक्सपर्ट्स। लीडरशिप, लीडरशिप कैपेबिलिटीज होना, एंटरप्रेन्योर को लीड करना होगा, फर्स्ट स्टेप लेना होगा, एवरीवन विल फॉलो। किसी को कह दो कि बस ये काम कर लो तो बस वो सुन के चला जाएगा। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इंटायर थिंग्स यू हैव टू वर्क आउट। कोई स्टेप किसी को लेना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो उसको करके दिखाना होगा। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो देख ही चुके हम लोग, सक्सेस ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स ऑन द राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज देखिए नोकिया स्ट्रगल कर रहा ना, नोकिया बार बार हम इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक टाइम पे इसको डिसीजन लेना था कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूज करें या अपना प्लेटफॉर्म यूज करें। तो इन्होंने सोचा कि भाई एप्पल अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है तो लेट अस बिल्ड एन एंटायर न्यू इकोसिस्टम ऑफ आवर्स। ऐसा करा नोकिया ने। और दूसरी तरफ बाकी सारी कंपनीज ने क्या करा, एंड्रॉइड अडॉप्ट कर लिया। बाकी सारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आज भी टिकी हुई है। कुछ तो ग्रो कर गई, बाद में इंटर करी, ग्रो कर गई। सैमसंग बाद में इंटर करी, ग्रो कर गई। और कुछ कंपनीज आउट ऑफ द मार्केट भी चली गई पुअर स्ट्रेटेजीज की वजह से। राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना जरूरी है। एक गलत डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन को डुबा सकता है और एक सही डिसीजन डूबते हुए ऑर्गेनाइजेशन को उभार भी सकता है। जो प्लान बनाए उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ ये भी देखें कि चीजें एज पर द प्लान चल रही हैं कि नहीं चल रही, उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इफ देयर इज एनी इश्यूज एनी चैलेंजेस, उसको डिस्कवर करके उसको सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ये काम है जो एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए। तो हम लोगों ने आज फंक्शंस, एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन डिस्कस कर लिया, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज डिस्कस कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली। कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, थोड़ा सा और पॉइंट है। और फिर सीधे हम लोग जाएंगे ये चैप्टर मेन जिस टॉपिक के बारे में है, दैट इज सेंसिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज।
सो नोट्स जरूर से प्रिपेयर कर लेंगे और नोट्स चेक करवा लेंगे आप लोग, ठीक है ना। लेक्चर कॉन्टिन्यूटी में बनेगा और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो आपको मिल ही जाएगा ये लेक्चर्स। और अगर ऐप पे अगर आप इस लेक्चर को चाहेंगे तो ऐप पर ऑफिस से एक्सेस लेने के लिए एक स्मॉल अमाउंट है, एक स्मॉल फी है, वो दे करके आप अपने सारे लेक्चर्स इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्लेस पे पा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।